नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उस समय भले ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोली हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम का ये संदेश अपने उन साथियों के लिए भी था जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर अपने दाग धुलते हैं और पूरी तरह से क्लीन होकर निकलते हैं। पीएम मोदी के इस एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को अजित पवार ने बखूबी समझा। अब उन्हें अपने चाचा से गद्दारी करके बीजेपी के साथ रहने का लाभ भी मिल गया है और कहीं ना कहीं वो सेफ भी हो गए हैं। वैसे तो अब पिछले साल अजित पवार ने अपने चाचा की पार्टी को तोड़ा था और उनके साथ विश्वासघात करके भाजपा के साथ हाथ मिलाया था, तभी उन्हें उनकी इस गद्दारी का उपहार मिल गया था और वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर अपने सारे दाग धुल चुके थे। लेकिन अजित पवार पर कुछ दाग रह गए थे, या यूं कहें कि अजित पवार के दामन पर इतने ज्यादा दाग थे कि वो एक बार में नहीं धुल पाए। इसलिए अब जैसे ही महाराष्ट्र में मची मच खत्म हुई और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में अजित पवार ने एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके बचे हुए दाग भी धुलने शुरू हो गए। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन के अंदर ही अजित पवार को एक बड़े मामले में राहत मिल गई है। इस मामले में सिर्फ अजित पवार ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनके बेटे का भी नाम शामिल था। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनते ही अजित पवार के ऊपर से एक और दाग मिट गया है। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजित पवार को सरकार के साथ रहने का ये पहला इनाम मिला है। अजित पवार को ये राहत दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल से मिली है। इस राहत के बाद अब अजित पवार की संपत्ति को इनकम टैक्स से मुक्ति मिल गई है। यहाँ बता दें कि 2021 में बेनामी संपत्ति के एक मामले में ही इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। तब अजित पवार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ था। तब उनकी पत्नी और बेटे की संपत्ति भी आयकर के रडार पर आई थी, लेकिन अब उसी मामले में इनकम टैक्स से संपत्ति को मुक्त करवा दिया गया है। ये राहत उन्हें तब मिली है जब उन्होंने 2 दिन पहले ही एक बार फिर बीजेपी के सहयोग वाले महायुति गठबंधन की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ली है। अगर मामले के बारे में जाने तो बता दें कि मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे थे, जिससे कि कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों को अजित पवार और उनके परिवार से जोड़ते थे। हालांकि न्यायाधिकरण ने इस दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ अजित पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने ट्रिब्यूनल के पक्ष तर्क दिया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अधिवक्ता पाटिल ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम की योजना का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल को यह समझाया कि पवार परिवार निर्दोष है और उन्हें बिना किसी सबूत के कार्रवाई में नहीं घसीटा जा सकता। इससे पहले 5 नवंबर 2024 को न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज करके अपने इस रुख की पुष्टि की, जिससे कि उनका पिछला फैसला बरकरार रहा। उस फैसले से आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। यहाँ ये भी बता दें कि अक्टूबर 2021 में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां सीज की थी। वो कार्रवाई में महाराष्ट्र और मुंबई में अजित पवार से जुड़े लोगों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी शामिल थी। इसमें उनके रिश्तेदार, बहनें और करीबी सहयोगी शामिल थे। हालांकि सूत्रों ने कहा कि इसमें से कोई भी संपत्ति सीधे एनसीपी नेता के इस नाम पर पंजीकृत नहीं थी। अजित पवार की जो संपत्तियां कुर्क की गई, उस संपत्तियों में महाराष्ट्र के सतारा में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक आधिकारिक परिसर, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर जमीन के टुकड़े शामिल हैं। उसी साल आयकर विभाग ने मुंबई में 2 रियल एस्टेट कारोबारी समूहों और अजित पवार के रिश्तेदारों से कथित तौर पर जुड़ी कुछ संस्थाओं पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय का पता लगाया था। अब इसी मामले में अजित पवार और उनकी फैमिली को सबसे बड़ी राहत मिल गई है। अभी तक अजित पवार ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम की शपथ लेने के साथ ही उनको मिली ये राहत सियासी स्तर पर काफी मजबूती प्रदान करने वाली है। साथ ही उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही एक बड़े मामले में राहत मिलना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अजित पवार को एक बार फिर बीजेपी का साथ देने के लिए और अपनी वफादारी निभाने का इनाम मिला है। वैसे पहली बार नहीं है जब अजित पवार को भाजपा के साथ आने का लाभ मिला हो और उनके दाग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हुए हों। इससे पहले जब पिछले साल 2023 में वो अपने चाचा से बगावत करके बीजेपी के साथ आए थे और शिंदे और बीजेपी के साथ मिलकर महायुति गठबंधन की सरकार में शामिल हुए थे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी उनके बीजेपी के साथ आते ही उन्हें एक बड़ी राहत मिली थी। उस वक्त अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोप थे, उनमें उनके खिलाफ जांच चल रही थी। उस वक्त अजित पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
लगातार हमला बोल रहे थे और उन्हें भ्रष्टाचारी कह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही अजित पवार ने अपने चाचा से बगावत की और उनकी पार्टी को तोड़कर अपने 7 विधायकों को लेकर बीजेपी के समर्थन वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए, वैसे ही उनके खिलाफ चल रही सारी जांचें बंद हो गईं। और कल तक भ्रष्टाचारी कहे जाने वाले अजित पवार अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर पूरी तरह से साफ हो गए। इससे पहले जब 2019 में अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके सुबह सुबह 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी और उप मुख्यमंत्री बने थे, तब भी अपने ऊपर चल रही जांच की फाइलों को बंद करवा दिया था और उसके बाद वापस चाचा के पास लौट गए थे, जिससे कि 3 दिन में ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अजित पवार ने भाजपा को यूं ही नहीं चुना है, वो बीजेपी के साथ आए हैं तो अपनी मुश्किलें भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं और अपने दाग भी धुलते जा रहे हैं। अगर अजित पवार के सियासी कद की बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों में वो अपने चाचा पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, जिससे उनका जो सियासी कद है वो मजबूत हुआ है। चाचा से बगावत के बाद अपने राजनीतिक ग्रहण की भविष्यवाणियों को झुटलाते हुए एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने न केवल बीजेपी नीत महायुति में अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि छठी बार उप मुख्यमंत्री बनके महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी जगह पक्की की है। अजित पवार अब अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर आ गए हैं। भले ही उनका मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अभी भी अधूरा है और वो उप मुख्यमंत्री के पद से ही अपने सियासी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन नतीजों के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में खुद को स्थापित करने की ओर एक कदम जरूर आगे बढ़ा दिया है, जिसके आलोचक जरूर फॉरएवर डिप्टी सीएम कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान के बाद, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग हो गई हैं और दुश्मन दोस्त बन गए हैं, अजित पवार ही अंतिम रूप से जीवित बचे हुए व्यक्ति साबित हुए हैं। अजित पवार ने न केवल परिवार के गढ़ बारामती विधानसभा क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखी, बल्कि शरद पवार द्वारा उनके खिलाफ आक्रामक प्रचार करने के बावजूद आगामी राज्य चुनावों में राज्य की राजनीति में अपनी जगह भी मजबूत की है। अजित पवार की पार्टी ने 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 20 नवंबर को हुए चुनावों में 59 सीटों में से 41 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनावों में एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बिल्कुल विपरीत था, जिससे पार्टी को राज्य में लड़ी गई 4 सीटों में से न केवल 1 सीट मिली। इतना तो तय है कि नतीजों ने अजित पवार के सियासी कद को महाराष्ट्र में मजबूत किया है और कहीं ना कहीं इस बार सरकार में भी अजित पवार उतना झुककर नहीं रहेंगे जितना पहले थे। भले ही बीजेपी के पास 132 सीटें हो, यही वजह भी है कि एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही अजित पवार ने खुद को इतना बड़े मामले से बड़ी आसानी से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद बीजेपी पर वॉशिंग मशीन को लेकर लगने वाले आरोप जरूर भी और पुख्ता होते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि ये वो ही अजित पवार हैं जिन्हें 2023 से पहले पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी भ्रष्टाचारी, और भ्रष्टाचारी नहीं केवल महाभ्रष्टाचारी कहती थी और शरद पवार और अजित पवार को भ्रष्टाचारी चाचा भतीजा कह के संबोधित करती थी। लेकिन अब जब वही अजित पवार बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं तो आए दिन उनके दाग एक एक करके साफ होते जा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी का ये गेम अब हर कोई समझ गया है और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी की इस वॉशिंग मशीन में और कौन कौन साफ होता है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।